बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अपने साथ जुल्म बर्दाश्त कर रहा हूं, अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा, जबकि महंगाई को रिवर्स गियर लगाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की साजिश को नाकाम बनाएंगे, जबकि बानी पीटीआई को निशान नहीं मिला तो ये उनके अपने लोगों का कसूर है। इसके अलावा पीटीआई की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली गई, जिसमें मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि पीटीआई को ना जलसा करने की इजाज़त है, ना रैली निकालने की। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ का नोटिस ले। क्या कहेंगे? मजमूई देख लेते हैं। पाकिस्तान में इलेक्शंस हैं 9 दिन बाद, 28 तारीख गुजर गई तो 9 दिन के बाद इंशाल्लाह इलेक्शन है। लेकिन उसमें अभी जैसे आज गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई हैं, मंशूर सामने आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, क्लैरिटी नहीं है। और इसमें ये बात जो मंशूर आ रहे हैं, लगता है कि जो रियासती पॉलिसीज़ हैं और सियासी जमातें अपने मंशूर लेकर आ रही हैं, उनमें कोई मुताबिकत आपस में नज़र नहीं आ रही। मुल्क की मईशत जो है वो उसने इस्तेकाम और एक डायरेक्शन में जाना है, और वो SIFC की सूरत में हम लॉक कर चुके हैं। ठीक है, ईयर्स टू कम जो कि होना चाहिए। तो जो भी नए वज़ीर ख़जाना अपने मंशूर आ रहे हैं सामने, जो जिस जमात का भी, तो वो कोई उसमें क्या जो कुछ होगा वो लॉक हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, कि किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स आनी हैं, किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल हैं उनके हवाले से, और किस तरह से मतलब जो भी प्लानिंग्स हैं SIFC के तहत, वो उसमें वो लॉक हैं। तो उसमें वो वजारत ख़जाना इरेलीवेंट है कि वाकई हम मुलाजमतें देंगे तो बिला सूद कर्जे देंगे, तो घरों में नलके लगाएंगे, तो ये करेंगे, तो ये ऐसी हैं बातें। दूसरी बात ये है कि जो बाकी जो नैब को ख़त्म, नैब तो रहेगी अपनी जगह। यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि जैसे शायद बहुत सारे मामला पार्टियों ने अपने आ तो गए हैं वो, और हुकूमत में भी उससे पहले तय नहीं किए शायद उन्होंने। मतलब जैसे नैब का खात्मा, नैब का तो खात्मा नहीं होने जा रहा, नैब तो अपनी जगह रहेगी, और आगे जाके अक्रॉस द बोर्ड आगे, अभी तो शायद लोगों को एक तरफा नज़र आ रहा हो, लेकिन आगे जाके अक्रॉस द बोर्ड केसेस मौजूद हैं सारे, जो कि नैब के रेफरेंसेस बहाल हो गए हुए हैं। तो मुझे नहीं पता कि उसमें, या फिर ये 62-63 ख़त्म करने की बात हो रही है, वो भी रहेगा अपनी जगह। ये तो चीज़ें सारी रहेंगी ना। तो अब इसको, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि और ज़्यादा ये माशी दहशत गर्दी और ये सारे मामला पे क्रॉस द बोर्ड मज़ीद रियासत को सख्त होना चाहिए, और सख्त हो भी रही है। ये माफियाज के गिर्द घेरा, और कोई चीनी के नाम पे पैसे बना रहा है, तो कोई जनाब वो हाउसिंग सोसाइटियाँ, और खुदा जाने ये हमारी यहाँ पर जी हमारा जो कानूनी निज़ाम है, इसमें भी माफियाज हैं, बड़ी बड़ी माफियाज बैठी हुई हैं निज़ाम अदल में। और मेरे ख्याल से फ़ायज़ ईसा साहब यकीनन इल्म है, और होना चाहिए कि कैसे वो उस बेंच के सामने केस लगे तो नीचे अदालतों में उधर लगता है, तो उधर लगता है, तो फिर ये लॉयर तो बोले, मतलब ये उसके चैम्बर से, तो ये सारा जो एक है गोरख धंधा, ये ख़त्म होगा तो मुल्क आगे चलेगा। ये जो नेक्सस हैं, माफिया एक माफिया नहीं, माफिया होती है जो कनेक्टेड होती है। अब माफिया को, ये जो लफ्ज़ है ना हम इस्तेमाल करते हैं माफियाज, मुल्क में माफी हैं, तो माफिया में सिर्फ बदमाश नहीं होते, माफिया में जो है वो आप नोट करें ना, वो तो हर जगह पे उनके लोग होते हैं, कारिंदे मौजूद होते हैं। तो वो जो है ना वो और फिर जाहिर है कि एक जमहूरी अमल है, उसमें साफ सुथरे लोग आगे हैं। अब वो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, या पीपल्स पार्टी की क़यादत है, या तहरीक इंसाफ को सरप्राइज़ देने में कामयाब हो जाती है, और तहरीक लब्बैक बहुत बड़ी तादाद में है, जमात इस्लामी है मैदान में। लेकिन ये जो है ना, ये कुछ ऐसे मंशूर देख कैसे लग रहे हैं जैसे कोई कुछ मामला अभी तय नहीं हुए उसके बगैर ही, मतलब जैसे एक होता है ना कि मतलब है कि वो, मैं तो 2/3 समझ रहा था, 2/3 से वो सादा से अब कहीं अच्छा तहरीक इस्तेकाम पार्टी की तरह है, मुझे ये भी नहीं पता। अचानक वो एकदम से फाल हुए थे, वो फिर शायद कुछ पीछे हैं। अब पीपल्स पार्टी आगे आ गई है पंजाब में,
जो बराह रास्त नज़र आ रही है, तो वो उनके इत्तेहादी हैं, तो वो उनके तो कौन किधर है किधर, वो अभी देखते हैं। ये बताया कि कुछ चीज़ें जो लॉक है ना, वो उन पे कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर आपने ये जो एलीट कैप्चर का लफ्ज़ चला था, ये तो वैसे बेसिकली देखा जाए तो जैसे होता है ना, एक हमारे दूसरे मुल्कों के साथ क्रिकेट मैच होते हैं, एक हमारी अपनी पीएसएल बनी हुई है ना, तो ये इंट्रा पीडीएम इलेक्शन नहीं हो रहा है। तो ये इंट्रा पीडीएम इलेक्शन जो है ना, तो तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, मतलब ये इस तरह वो वाला इलेक्शन है। तो बात यह है कि इसमें जो है ना, ये असल बात यह है कि मईशत जो है वो तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपको, और वो आखिरी दिनों में जो बात हम सुन रहे थे पीडीएम हुकूमत के, एलीट कैप्चर एलीट कैप्चर एलीट कैप्चर, आईएमएफ रोक रही, खर्चे कम करें, अपने गरीबों तक नीचे पैसे लेके उनको दें, आप ये करें वो करें। आईएमएफ वो बातें कर रही थी, कर रहा तो पाकिस्तान की फेवर में है, सारे वो बातें उनकी हैं, शराइ जो उनकी फेवर में है कि आप ये खर्चे क्यों नहीं कम करते। कई अदारे हैं, कई सफ़ेद हाथी आपने पाले हुए हैं जिनको ख़त्म हो जाने चाहिए। और आप मुल्कों में जाएं, बहुत से मुल्कों में, तो वहाँ पर जो इंटरनल सिक्योरिटी के एक आध अदारा ही होता है, बहुत सारे अदारे नहीं होते। मतलब या तो पुलिस है और पुलिस के साथ एफआईए है, और फिर उसके साथ आप एक नैब, मतलब बहुत सारे जो अदारे हैं, या इनका मर्जर या आपस में किसी तरह से कोऑर्डिनेशन इनकी होनी चाहिए, या इनका सारा जो है वो सिलसिला ये नहीं। लेकिन ये एहतसाब का सिस्टम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है, और अब इस वक्त भी बज़ाहिर एक तासुर है कि हो रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में तासुर इसको ख़त्म करना होगा। रियासत पाकिस्तान को अगर आगे जाना है, और जो कि जाना है इंशाल्लाह, तो ये तासुर ख़त्म करना होगा अक्रॉस द बोर्ड। मतलब ऑल और नन प्रिंसिपल होता है, ऑल और नन, या सबका या किसी का भी नहीं। तो ये ऑल और नन प्रिंसिपल अगर एहतसाब होगा तो फिर सबका होगा, ऑल और नन। तो इस तरह से ये मामला आगे चलेंगे। तो बाकी ये है कि देखते हैं भी आने वाले दिनों में भी इंतखाबी मुहिम किस तरह चलती है, कौन वज़ीर आज़म बनता है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियाँ सब खुद आते हैं, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब को आगे करते हैं, पंजाब किसको देना है, कैसे आगे, तो ये काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं। और बिलावल जो है वो आगे आ गए हैं बहुत ज़्यादा। तो पंजाब में ये मामलात क्या, मतलब ये कुछ ऐसा लगता है कुछ तय हुई बातें थी, तो उसमें क्या ये तय नहीं हुआ था कि मियाँ साहब ने आना है, हमें तो पता था, बात तो हुई थी। फिर अचानक जो है वो बिलावल भी आ गए हैं पंजाब में। तो पीपल्स पार्टी में कुछ तहरीक लबैक है, पीपल्स पार्टी है, आईपीपी है, तहरीक इंसाफ है, ये भी तो देखें ना। एक तो इंट्रा पीडीएम है, और फिर एक तो ये ना पीएसएल की तरह अंदर ही मैच हो रहे हैं, जीतो या हारो। दूसरा जो है वो तो तहरीक इंसाफ है, और तहरीक लबैक है, और जमात इस्लामी है। तो वो जो हैं ये अब बड़े इंटरेस्टिंग हो गए हैं इलेक्शंस, और देखते हैं कि किस तरफ जाता है मामला। सही। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ ना, बड़े तारीख़ी लम्हात हैं इस वक्त। ये मेरा ख्याल है कि जो दुनिया की तारीख़ इस वक्त लिखी जा रही है ना, वो ऐसी है कि बड़े बड़े हिस्टोरिकल मोमेंट पे इस वक्त हम खड़े हैं। और जो मैंने कल भी बात की थी कि पस मंज़र में मुज़ाकरात हो रहे हैं कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में लाया जाए, वो बात आगे बढ़ी है। 24 घंटों में वो बात आगे बढ़ गई है। और उसमें जो है वो एक तो पेरिस में आज मुलाकात, सब जमा है, सारी शख्सियात। और पेरिस में जो हैं वो एक तो CIA के डायरेक्टर हैं जो वहाँ पे पहुँच गए हैं, बिल बर्न्स, और उनका एक ये CIA के डायरेक्टर डिप्लोमेट रहे हैं, ये दिन में रहे हैं। ये हम इसको रिकॉल कर लें कि ये प्रॉपर CIA और डिप्लोमेटिक, यानी डिप्लोमेट भी रहे हैं। तो इनके लिए जो है ये सफारतकारी और CIA, यानी दोनों तरफ इनका एक्सपीरियंस है। और वो वहाँ पे मौजूद हैं। मोसाद के सरबरा डेविड बार्निया वहाँ पे पेरिस में हैं इस वक्त। जो इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ हैं वो पेरिस में हैं। कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी वहाँ पे हैं।
और आला हुकाम। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो ख़ुद पहुँचे हैं या शायद उनके इंटेलिजेंस के लोग हैं, लेकिन कतर के हुकाम हैं वहाँ पे। उनकी तरफ से जब ये बात आएगी ऑफिशियली कि वो ख़ुद मौजूद हैं वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि इंटेलिजेंस के लोग सारे मौजूद हैं, तो शायद ये भी वहाँ पे अभी ना हो, वहाँ पे इंटेलिजेंस के लोग गए हों कतर के। ये भी मुमकिन है, ये भी हो सकता है कि कोई इलामिया है कि वहाँ पे कतर के वज़ीर ख़ारजा, क्योंकि वो कतर जो है वो उसमें। अच्छा, इसमें एक बड़ी पेशरफ तेज़ी के साथ हो रही है। पहली बात तो ये है कि ये आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अमल में आ रहा है ग़ालिबन ठीक है। और उसमें जो और बड़ी मुश्किल सफारतकारी, और यही वो लम्हात हैं जो जिससे अगर गुज़र गए सब तो गुज़र गए। और इस वक्त भी शदीद लड़ाई हो रही है। पूरी कोशिश है इसराइल की और नेतन्याहू हुकूमत की कि इस मामले को आगे बढ़ने से रोका जाए, ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाएं किसी तरह। लेकिन ये है कि ये अमेरिका, चाइना, रशिया, यूरोपीय यूनियन भी अपने पूरे एक 12 नुकाती प्लान के साथ सामने आ गया, और उसमें भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत, तभी ये मुज़ाकरात पेरिस में हो रहे हैं। और इसमें जो है ये ब्रेट मैकर्ग जो हैं, जो कि नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं मशरिक़ वस्ता के बाइडेन इंतज़ामिया, वो होके गए हैं अभी जुम्मे को। मशरिक़ वस्ता में थे, वो कतर में भी थे, वो इसराइल में भी थे, वो इजिप्ट में भी थे। और उसके बाद उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से मुलाकात हुई वहाँ जाके। और जब ये टेलीफोन पे बात हो रही थी ना, जो मैंने कल भी हमने बताया था कि अमीर कतर से टेलीफोन पे बात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन की, और इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट सीसी हैं, अब्दुल फताह सीसी, उनसे बात हुई। और उनका जो अलामिया आया उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन की का फ़लस्तीनियन स्टेट की बात हुई थी। अब ये जो है यहाँ पर जो है वो ये हुकाम सारे मिल रहे हैं, और ये प्लान जो है ये आगे। और इसमें अब बात ये हो रही है, वही जो कल हम बात कर चुके थे उसका खाक, पहला जो मरहला है उसमें जंगबंदी, और जंगबंदी हो जाएगी। और वो जंगबंदी जो है वो एक हमास जो है वो उनका कहना ये है कि ये जंगबंदी जो है ये 1 या 2 या 3 दिन, और उसके बदले में इतने नहीं, ये एक तवील जंगबंदी हो। तो अब जंगबंदी जो है वो एक तवील होगी, और वो जंगबंदी जो है वो 2 महीने की, जो कल भी बात की थी हमने, 2 महीने की भी हो सकती है, 4 महीने की भी हो सकती है, लेकिन वो कम से कम एक तवील जंगबंदी होगी। अमेरिका असला बंद करने जा रहा है इसराइल का। अभी जो कुछ देर पहले NBC न्यूज़ ब्रेक कर रहा था, क्योंकि ये ज़्यादा इस वक्त ये उथल पुथल करेंगे ना। ये 28वीं स्लाइड हम कोट करते हैं ना, NBC न्यूज़ ने ब्रेक की अभी खबर, अभी ब्रेक कर रहे हैं वो, कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कसिंग स्लोइंग सम वेपनरी डिलीवरीज टू इसराइल टू प्रेशर नेतन्याहू जो हैं ये ज़्यादा इधर उधर ज़रा ज़्यादा चूं चाँ करेंगे, तो अमेरिका इनको अब ज़रा प्रॉपर थप्पी देने की मूड में है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये पूरी दुनिया के अंदर एक मतलब सब ने अपनी पोजीशंस बिल्कुल क्लियर कर दी। और आप यकीन कर, मैं ये जो तारीख़ी लम्हात है ना, इसमें मैं दाद देता हूँ किस तरह से अमेरिका की राय आमा निकली है, यूरोप के लोग निकले हैं, किस तरह से इसमें तुर्की ने रोल प्ले किया है, किस तरह इसमें अरब ममालिक, इस्लामी ममालिक ने, और अफ्रीकन यूनियन ने, और लातीनी अमेरिका ने, इसमें कैसे वो सब खड़े हुए, और किस तरह से पाकिस्तान खड़ा हुआ है और ईरान खड़ा हुआ है। मतलब सारे मुल्कों ने अपने जो भी उनके आपस के मामलात थे इस वक्त, वो सारे एक तरफ रखे। उन्होंने कहा कि एक जो बहुत बड़ा कॉज है, और वो ये है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत। और उसके ऊपर जो है वो अब तेज़ी के साथ
आमद दरामद शुरू हो गया है। और मैं उस पर ये जानता हूँ कि ये बड़ा कठिन, इसमें बड़ी जानें गई हैं और अभी और जाएंगी जब तक ये सीज़ फायर नहीं होती। लेकिन यह है कि इसको अगर देखा जाए तो अमेरिकन मीडिया, हम जैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज ये ओपन अप की है बात कि पहली स्लाइड हम शो करें कि अरब मीडिएटर्स प्रपोज न्यू होस्टेज रिलीज प्लान। और न्यूयॉर्क टाइम्स को अब हम कोट कर सकते हैं आज थर्ड स्लाइड में कि निगोशिएटर क्लोज इन ऑन होस्टेज डील दैट वुड हॉल्ट फाइटिंग इन गजा फॉर वीक्स। और यहाँ पर हम अब टाइम्स ऑफ इसराइल को भी कोट कर सकते हैं, जो छठी स्लाइड है। इजरायली टीम सेड टू अराइव। अच्छा जी, इनको पता ही नहीं। अच्छा, इजरायली टीम सेड टू अराइव इन। और फिर उसके बाद छठी और सातवीं ये कि रिपोर्ट क्या कहेंगे जी, इजरायली डेलीगेशन लेड बाय मोसाद चीफ अराइव्स इन पेरिस। और साथ ही जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक और कमाल किया, उन्होंने कहा 80% तो जो सुरंगों का ढांचा है वो अपनी जगह बरकरार है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल 8 स्लाइड हम कोट कर, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहे हैं कि अभी तक जो अमेरिकन जो वो है, इसराइली और अमेरिकन ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 80% जो टनल्स हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, इंटैक्ट हैं अभी तक। तो ये फिर इसमें ये 26, 27, 28 हज़ार कितने लोग इसमें शहीद हो गए हैं, ये क्या हुआ है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में खड़ा होने जा रहा है दुनिया के सामने। लेकिन उससे पहले तो ये है कि ये जंगबंदी हो, ये प्लान आगे बढ़े। और इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो सदर महमूद अब्बास हैं, कल जो हम बात कर रहे थे कि मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके जो मुशीर हैं, जो कि मईशत को देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो जो है अगली क़यादत संभालें और अगले वज़ीर आज़म बने सारे। लेकिन उनकी तरफ से आज ये बात आई है फ़लस्तीनी अथॉरिटी की तरफ से कि महमूद अब्बास जो हैं वो ये जो वज़ारत उज़्मा है ये हमास को भी देने को तैयार है। मतलब आपको याद होगा लोगों को कि वो इस्माइल हानिया के ऊपर एक तसादुम हुआ था 2005-6 के इलेक्शंस के बाद, 6 के इलेक्शंस के बाद, और उसके नतीजे में हमास गज़ा में और जो फतह है वो मगरिबी किनारे तक रह गए थे। लेकिन इसमें अब जो एक इम्पॉर्टेंट नाम जो कल हमने डिस्कस नहीं किया था, चंद नाम तो कल हमने बात कर ली थी। हमने बताया था कि इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं कि जी अगली क़यादत जो है वो कौन संभालेगा, और उसमें नासिर अल किदवा का नाम हमने बताया था, मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम बताया था, बाकी नाम सारे बताए थे। लेकिन ये कि इसमें एक नाम जो कहते हैं ना डार्क हॉर्स के तौर पे जो सामने आ रहा है, और वो इसलिए आ रहा है कि अमेरिकन्स ने और अरब ममालिक ने और हर तरफ जो सर्वे हुआ है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों में मकबूल है। अब वो किसी को पसंद हो या ना हो उससे हट के, और कौन सी शख्सियत ऐसी है जो इस वक्त हमास और फतह को और बाकी जो तमाम लोग हैं उनको वो आपस में जोड़ सकती है। तो वो जो शख्सियत है और जो इस्माइल हानिया से भी ज़्यादा मकबूल है सर्वे में, यानी हमास की जो लीडरशिप है उससे भी ज़्यादा जो जिसके पास, यानी ऐसा कौन हो सकता है भाई, अब किसी को भी लाके बैठाते हैं तो वो हमास के लीडर से तो हमास, लेकिन जो रायामा है उसमें हमास के लीडर से अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा किसी की सपोर्ट आई है किसी सर्वे में, तो उनका नाम अब डिस्कस हो रहा है कि उनको भी क़यादत जो है वो भी क़यादत की दौड़ में, अगली जो फ़लस्तीनी रियासत है उसकी क़यादत की दौड़ में वो शामिल हो गए, और उनका नाम है मरवान बरगोती। अच्छा, मरवान बरगोती का जिक्र काफ़ी दफ़ा इस नशिस्त में हो चुका है पहले। मरवान बरगोती जो हैं ये पिछले 22 साल से इसराइल की जेल में है, 22 साल से। और इनको ये 1959 में ये पैदा हुए थे। बरगोती कबीला ये रमल्ला का इलाका
जो मगरबी किनारा, वहाँ पे बरगुती कबीले से इनका ताल्लुक, वहाँ ये पैदा हुए। यानी उसी साल पैदा हुए जब फतह की बुनियाद रखी गई ना, तो उसी साल वो इनकी, लेकिन ये शामिल जो है 1974 में हुए थे PLO में। और ये जो है ये 1978 में ये गिरफ्तार हो गए, और 78 में गिरफ्तार होने के बाद इनको 4-5 साल जेल में भेज दिया गया। वहाँ पर इन्होंने अपने स्कूल वगैरह की तालीम हासिल की, कंप्लीट की, इब्रानी ज़बान बोलना सीखी। फिर ये बाहर आए, बाहर आके फिर इन्होंने एक यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करना शुरू की। दरमियान में ये हुआ कि सिलसिला के ये जो है, अच्छा ये जहन में रखें कि जो हम कहते हैं ना कि हमास का एक पॉलिटिकल ब्यूरो है और एक हमास की जो है वो का एक अस्करी विंग है। इसी तरह से जो PLO यासिर अरफात का ये जो दौर है ना 70 का और 80 का, और अभी ओस्लो मुआहदे नहीं हुए, अभी वो 90 से पहले की बात हो रही है, 80 की बात हो रही है, जब बहुत ज़्यादा लेबनान में वॉर है और ये सारा। तो जो PLO का जो अस्करी विंग था उसका नाम था तंजीम। PLO का जो अस्करी विंग था उसका नाम था तंजीम, और ये तंजीम के सरबराह थे। यानी ये जो जब ये मुआहदा दस्तखत भी हो गया, ये जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ, तो उससे पहले 6-7 साल पहले इनको यहाँ से निकाल दिया था इसराइल ने। ये जलावतन हो गए थे और ये इनको उर्दन भेज दिया था। ये रिहाई के बाद इनको उर्दन भेज दिया गया था। तो उर्दन से वापस आए, तो वापस आने के बाद इनकी वापसी उर्दन से हुई 7 साल जलावतनी के बाद ओस्लो मुआहदे के तहत। ओस्लो मुआहदा जब यासिर अरफात मरहूम जो हैं उन्होंने जब ये दस्तखत तय किया, 2 रियासती फार्मूला जो था, जिस पे इसराइल ने बाद में गड़बड़ कर दी और जिसके नतीजे में इंतफादा शुरू हुई। तो ये इंतफादा में को लीड कर रहे थे, पहली इंतफादा को लीड कर रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि दूसरी इंतफादा जो है उसमें भी आगे आए और 2002 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और इनको 5 अफराद के कत्ल के इल्ज़ाम में इनको 5 दफ़ा पहले सज़ाए मौत और फिर उसके बाद जो है वो उम्र कैद की सज़ा दे दी गई। इब्रानी ज़बान में इन्होंने जज जोन से उस वक्त खिताब किया था, और उस ज़माने में ये व्यूज़ ऑन न्यूज़ के अंदर ये पूरा जो मुकदमा है इसको मैंने डिस्कस भी किया था 2002 में। ये 2002 में 2004 में ये सज़ा सुनाई गई थी। तो उस वक्त ये हुआ था कि इन्होंने इब्रानी ज़बान में पूरा कहा था कि मैंने नहीं किया, लेकिन वो जज साहबान ने कहा था कि ये अच्छा जो मौजूद है ना, इससे जो मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो हम विलियम बर्न्स का जिक्र कर रहे हैं ना बाइडेन इंतज़ामिया में, लेकिन ये जो है ना ब्रेट मैकर्ग, जो बाइडेन इंतज़ामिया के मशरिक़ वस्ता के नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं, ये इससे पहले ट्रंप इंतज़ामिया में भी मिडल ईस्ट को देखते रहे हैं, मुख्तलिफ यानी सिक्योरिटी टीम का हिस्सा रहे हैं और फॉरेन पॉलिसी अफेयर्स में। उससे पहले ये ओबामा दौर में भी रहे हैं, यानी ये भी बहुत एक्सपीरियंस्ड शख्सियत हैं। यानी मशरिक़ वस्ता को समझते हैं, ख़ास तौर पे जो दाइश के ख़िलाफ़ फोर्स बनी थी उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। और उससे पहले ये बुश दौर में भी थे, बुश दौर में भी इराक, शाम, तो वो ये भी मशरिक़ वस्ता को समझते हैं, और ये इनको भी पता है कि ये मरवान बरगूती कौन है। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि वो जैसे आप ये विक्टोरिया न्यूलैंड है मिसाल के तौर पे बाइडेन इंतज़ामिया में, तो उनसे ज़्यादा यूक्रेन को कौन समझेगा, क्योंकि ये मैदान में जो कुछ हुआ था 2014, जो मैदान जिसको कहते हैं रेवोल्यूशन और ये सारा, तो वो तो विक्टोरिया न्यूलैंड थी उसमें। तो मसला ये है कि वो जो एक्सपीरियंस होता है ना पिछला, एक होता है कि जी आप, एक होता है कि वो जो खुद इन्वॉल्व रहे हैं लोग सफारत का, तो पुराने लोग इस वक्त मौजूद हैं जो पूरी तारीख समझते हैं। अमेरिका से भी मौजूद हैं, अरब ममालिक, तो उनके तो टिप्स के ऊपर है ये चीज़ें सारी। लेकिन ये है कि इसमें इस वक्त इसराइल को उनसे मनवाना है, उससे जो है ये मनवाना है, और अमेरिका ने मनवाना है। कमाल की बात ये है कि मनवाना जो है ये अमेरिका नहीं है। अच्छा, अब इसमें जो है ये बड़ी अजीब सी बात है कि इसमें जो ये, अब मैं इजिप्ट के न्यूज़पेपर को कोट करता हूँ, वो किस तरह आप बता रहे हैं आज
14वीं स्लाइड अगर हम दिखा, CIA चीफ टू मीट इजिप्शियन इसराइली काउंटर पार्ट्स इन यूरोप और गजा ट्रस्ट टॉक्स, ये रिपोर्ट चल रही है। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, अच्छा और एहराम ही कह रहा है कि EU भी आ गया 12 पॉइंट्स के साथ। अच्छा मतलब सीरियस, सबको अचानक सब सीरियस हो एक साथ हो गया सारा। अच्छा एनीवे, अच्छा अब इशू ये है सारा कि पहला मरहला कैदियों की रिहाई पहले होगी, कैदियों, ये तो मेरा ख्याल है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि जंगबंदी का ऐलान हो फौरी तौर पे। और यहाँ से ये जो अब मेरा नहीं ख्याल कि मोसाद चीफ भी बैठे हैं, CIA चीफ भी बैठे हैं, 80% सुरंगें मौजूद हैं अपनी जगह, सब कुछ मौजूद है अपनी जगह। और इसराइल का मीडिया जो है वो अभी ये मैं यहाँ पे 30th स्लाइड कोट कर रहा हूँ, I24 न्यूज़ एक्सक्लूसिव, इजरायली सोर्स से सम प्रोग्रेस इन होस्टेज टॉक्स बट टू अर्ली फॉर ऑप्टिमिज्म। अच्छा जी, अच्छा तो बात यह है कि पहला मरहला क्या है इसका, ये अब छोड़ दें, ये जो इधर उधर से हो रही है बात। पहला मरहला ये है कि जो सिविलियन जो हैं, जिसमें बच्चे, ख़वातीन, मर्द हजरात, सिविलियन, उनको हमास रिहा करेगी। सीज फायर हो गया, पहले तो सीज फायर हुआ, फिर उधर से सिविलियन रिहा हो गए, और इधर से एक तादाद, बड़ी तादाद फ़लस्तीनी रिहा होंगे इसराइल की जेलों से। यानी आज अभी ये करंट स्टेटस ही है। जो दूसरा मरहला, ये 2 महीने का अगर होता है या 4 महीने, तो दूसरा जो मरहला है, दूसरे मरहले के दौरान जो है, अच्छा इस दौरान जंगबंदी होगी और इमदाद खुल जाएगी, फौरी तौर पे इमदाद खुलेगी। ये थोड़ा सा प्रेशर इसीलिए रखा हुआ है बीच पे, यूनाइटेड नेशंस की जो इमदादी सरगर्मियाँ, क्योंकि उसमें भी जाहिर है कि उसमें भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, और उसको भी एक बिल्कुल इमदाद तक ही महदूद रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी एक बहुत बड़ी साख इस वक्त मुतासिर हुई है, लेकिन उसके नतीजे में ये आप इसको अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिफ्यूजी काउंसिल, ये जो इनकी जो इन्होंने काम किया है इस पूरे अरसे में, इसको तो आप इसकी खिदमत को तो नज़रअंदाज कर नहीं सकते। अगर ये 1900, ये हम कहते हैं ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर ने कुछ नहीं किया, अब ये कुछ तंजीमें, यूनिसेफ है, ये रेफ्यूजी काउंसिल है, ये क्लाइमेट के ऊपर काम हो रहा है, ये अगर ना होते तो इस दुनिया का पता नहीं क्या बनता। मतलब कुछ हम कहते हैं ना रूल्स बेस्ड ऑर्डर, मगरबी दुनिया से सारी नहीं, कुछ लोग अभी देखें सबसे बुलंद, अब आप देखिए रशिया ने खुल के स्टांस लिया हुआ है इस फ़लस्तीनियों के हक़ में, चाइना ने खुल के स्टांस लिया हुआ है फ़लस्तीनियों के हक़ में। अच्छा, फ़लस्तीनियों हक़ में 2 स्टेट सोल्यूशन, वही जो सबका पूरी दुनिया बात। लेकिन बात सारी ये है कि जो आप ये देखें कि मुजाहरे तो वहाँ नहीं हो रहे हैं ना, वहाँ तो सिस्टम्स ऐसे हैं कि जो उनका एक गवर्निंग सिस्टम है। चाइना में तो लोग सड़कों पे नहीं आ सकते, आते लाखों की तादाद में, या रशिया में तो नहीं आते, तो लोग मुजाहरे अब कहाँ कर रहे हैं? मुजाहरे लोग यूरोप में और अमेरिका में करें। यानी अब ये देखें किस तरह से आपस की। फिर दूसरी बात अब ये देखें, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नहर सुएज़ बंद हुई ना, आज भी एक अटैक हुआ है, अभी मैं उस पर बात करता हूँ। HMS डायमंड जो बड़ा एक जहाज़ है, बड़ा बहरी बेड़ा है, जिसको जो बरतानिया है उसको अपना ज्वेल इन द रॉयल नेवी कहते हैं, अपनी उनकी जो वेबसाइट है उसकी, उस जहाज़ के उसके ऊपर हुती इसका अटैक हुआ है, उसको जवाब दिया उन्होंने। लेकिन आप ये देखें कि इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है इजिप्ट का, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है इजिप्ट का। मैं 2 मिनट लेके इस पे, फिर हम इस पर आगे ब्रेक पे जाते हैं। इजिप्ट का ये नहर सुएज़ बंद होने से उनका कितना भारी नुकसान हो रहा है मिस्र का। लेकिन आपने इजिप्ट ने अपना सफ़ीर बुलाने की बात की है। इजिप्ट इतना इन्वॉल्व है अपना, यानी वो सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने की इजिप्ट ने पिछले 24 घंटों में, 48 घंटों में धमकी दी है, जिसके बाद प्रेसिडेंट बाइडेन ने फ़ोन किया है, जो उसमें ये बात भी हुई है कि इजिप्ट अपना सफ़ीर बुला के ख़त्म कर रहा है बतौर मुल्क, वापस बैक। ठीक है ना, कि अब मतलब उधर से अगर हिजबुल्लाह के साथ लेबनान में लड़ाई शुरू होती है, वो तो लेबनान में होगी ना, हिजबुल्लाह से क्या होगी, पूरा लेबनान लड़ाई में आ जाएगा। तो यहाँ तक मिस्र भी तैयार हो रहा था, यहाँ पर इतना प्रेशर इसराइल पे डाला हुआ है इस वक्त में। लेकिन अब ये देखें कि ये नहर सुएज़ से नुकसान हो रहा है मिस्र को, मिस्र ने लेकिन कोई बात नहीं की, मिस्र ने रोकने की कोशिश भी नहीं की। फ़लस्तीनियों का इशू है ना, तो देखें इस हिस्टोरिकल मोमेंट पे मिस्र भी जो है वो उसने नहीं कहा कि ये हमारी फ़ौज जाके यहाँ पे बहर अहमर खोलेगी।
और ये जो जहाज हैं ये पूरे शिपिंग लेन घूम के जा रही है, और घूम के वो जो केप ऑफ गुड होप वो करके नक्शा अगर हम देखें, वो जो कि यानी अफ्रीका से घूम के जाता है सामने, तो वहाँ से वो जहाज़ घूम के जा रहे हैं। और वो हम नक्शा दिखा भी चुके हैं मेरे ख्याल से बहुत दफ़ा दोबारा, और सबके जहनों में अब तो वो नक्शा बिल्कुल है कि वो जहाज़ पूरे जहाज़ घूम के जा रहे हैं नीचे से। लेकिन आप ये देखें कि जहाज़ जब ये अच्छा केप ऑफ गुड होप जो है ना, ये मैं बता दूं ये टिप नहीं है जनूब, ये वो जगह, ये वो नुक्ता नहीं है जहाँ पे बहरे हिंद और बहरे ओकेयानूस या अटलांटिक या इंडियन ओशन मिलता है। वो ये है इधर इस तरफ है, नहीं वो इस तरफ है जो है ना पुराना जी, वो केप एगुएस है, ठीक है ना। ये जो इधर है ना, ये वो जगह है जहाँ पर एक तरफ से अटलांटिक और एक तरफ से इंडियन ओशन मिलते हैं। अच्छा अब इस नक्शे को देखें तो इजिप्ट का तो बंद हो गई नहर सुइस, फायदा किसका हो रहा है? साउथ अफ्रीका का। कौन सा साउथ अफ्रीका? जो इसराइल के खिलाफ किया है। अब आप देखें ना, यानी आप ये देखें कि मिस्र का अगर नुकसान है तो मिस्र खामोश है, मिस्र इसके ऊपर आवाज नहीं उठा रहा। फायदा किसका हो रहा है? किन बंदरगाहों का हो रहा है इस दौरान? जनूबी अफ्रीका का, जो कि इसराइल को खींच के ले गए आलमी अदालत इंसाफ में। ये अच्छा, इन चीजों को आप अगर डॉट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे ना जी। अच्छा वो उधर गए हैं, मिस्र खामोश है। मिस्र इधर से गजा की इमदाद आगे पीछे। सऊदी अरेबिया के जो वजीर खारजा हैं वो इस वक्त मिस्र में मौजूद हैं, मिस्र के इंटेलिजेंस चीफ पेरिस में मौजूद हैं। तो ये अब आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या मरवान बरगुती जो कि 22 साल से जेल में, इनको फ़लस्तीनी नेल्सन मंडेला कहते हैं अपना, और ये 7 साल पुराने, फिर 4 साल, फिर ये 22 साल, तो इनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा जेल। क्या ये रिहा हो के ये अगली क़यादत होगी फ़लस्तीनी? ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि 2/3 मेजॉरिटी जो है किसी भी सियासी जमात के लिए मुश्किल हो सकती है? 2/3 भी मुश्किल लग रही है मुझे, और मुझे तो सादा अक्सरियत भी मुश्किल लग रही है। इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनेगी। और दूसरी बात जो यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में है, वो ये है कि जो तहरीक इंसाफ के बानी और उनके जो वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब और बाकी जो शख्सियात और बाकी जो लोग हैं सारे, उन पे जो मुकदमात हैं वो मुकदमात चल के तो वो सज़ाएँ हो जाएंगी। ये जो सुनने में आ रहा है, जो खुद भी बात होने की शायद वो 8 तारीख से पहले की सज़ा हो जाए। लेकिन मसला ये कि वो सज़ाएँ होंगी तो हाई कोर्ट में चैलेंज होंगी, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होंगी। तो सज़ाओं पे अमल दरामद जब हो रहा होगा तो उस वक्त यहाँ पर पार्लियामेंट होगी। मतलब मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब और मौलाना साहब, ये सारी शख्सियात जो हैं ये पार्लियामेंट में मौजूद होंगे जब ये सज़ाएँ हो रही होंगी, अमल दरामद जब हो रहा होगा। देखिए ना, सज़ाएँ तो कि सुना दी तो चैलेंज होंगी, हाई कोर्ट भी जाएंगी ना सारी, ये सारे केस हाई कोर्ट में चले। हाई कोर्ट के तो मैंने ये बात पूछी कुछ लोगों से भी जो मुस्लिम लीग नून के थे, तो उनके जहन में ये बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये तो वाकई बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, खुद वो इस पे हुए। मैंने कहा जी मतलब आप फिर अटॉर्नी जनरल को भेज रहे होंगे वहाँ पर, तो ये तो एक अजीब सी सूरत हाल बनेगी, ये तो अजीब सा सिलसिला होगा ना। भाई सज़ा सुना दी जाएगी तो ये तो कुछ, भाई एक अदालत से चलें सुना दी सज़ा, 8 से पहले सुना दी फ़र्ज़ करें, चैलेंज होगी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो बात यह है कि ये तो एक अजीब सी सूरत हाल डेवलप होगी ना, कि पार्लियामेंट बैठी हुई है वहाँ पे, असेंबली बैठी हुई है, उसमें जनाब ये सज़ाएँ, तो ये मतलब उन्होंने कहा कि वाकई तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो मैंने कहा आप डिफेंड कर रहे होंगे, आप मुखालफत कर रहे होंगे, आपके अटॉर्नी जनरल्स, आपके वकील, पार्लियामेंट में क्या सूरत हाल डेवलप होगी? कुछ सियासी हुकूमतें होंगी ना, तो सियासी हुकूमतों के केयर टेकर्स तो नहीं होंगे, सियासी हुकूमतें होंगी। तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो सज़ा सुनाना इशू नहीं है, सज़ाओं पे अमल दरामद के बड़े मराहल हैं आगे। तो वो उस वक्त जो हुकूमत है वो उनका क्या स्टांस होगा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो बात है जो मैंने आपसे कहा ना कि ये हम इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे ये गज़ा यूक्रेन, अच्छा
12 घंटे तवील मुलाकात हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन की और वांग यी की, और बैंकॉक में 12 घंटे 2 दिन मुलाकातें रही हैं और 12 घंटे तवील मुलाकातें हुई हैं। उसमें जो खबरें आ रही हैं वो एक तो 12 घंटे तवील मुलाकात, ये सैन फ्रांसिस्को में जो डेडलॉक ख़त्म हुआ था, डिप्लोमेटिक डेडलॉक जो था, जो प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रीमियर शी के दरमियान जो मुलाकात के बाद, उसके बाद ये 12 घंटे तवील मुलाकात होना, उसमें एक तो ईरान डिस्कस हुआ है, और ईरान और ये मशरिक़ वस्ता के ऊपर, क्योंकि चाइना इसके ऊपर, अच्छा चाइना की जो एक बात है कि चाइना बात बड़ी सीधी करते हैं, वैसे तो घुमा फिरा के थोड़ी सी बात है कि स्टेट बाद में पीछे हट के ख़त्म, ये हमारा होता है। दूसरी जो बात सामने आई है वो ये आई है कि उन्होंने ताइवान को कहा है कि चाइना ने कि हमारा इंटरनल मैटर है, ताइवान हमारा इंटरनल मैटर है, जैक सुलिवन को। और चाइना ये उसमें उन्होंने कहा है कि आप जो हैं ये ताइवान और इधर उधर, अब ये पिछले 2-3 दिन से काफ़ी तलखी है दोबारा साउथ चाइना सी में फ़िलिपीन के साथ और ये फ़िलिपाइंस और बाकी मुल्कों के साथ, लेकिन चाइना ने इसको ताइवान को अपना दोबारा जो उनका स्टांस हमेशा से, उन्होंने कहा कि हमारा इंटरनल मैटर है, आप तो नहीं मानते ना इसको, तो ताइवान में कहा जब आप मानते ही नहीं है तो उसकी मदद कैसे क्यों कर रहे हैं, फिर कैसे उसको बचाएं? जिस मुल्क को आप मानते, आप तो चीन को मानते हैं, फिर ताइवान को तो हम नहीं मानते। ये जब से आपने वन चाइना पॉलिसी को माना है तो आप ताइवान जिसको आप मानते ही नहीं तो उसकी मदद कैसे करेंगे आप आके, तो ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना, आप तो हमें मानते हैं ना। तो अब इसकी ये वो बात है जिसका कोई जवाब नहीं है किसी के पास भी। दूसरी जो बात है, तो अभी इसकी डिटेल्स सामने आएंगी, और कि भाई ये इतनी तवील मुलाकात में क्या 12 घंटे की मुलाकात तो बड़ी तवील मुलाकात है, लेकिन इसी दौरान ये नेतन्याहू पे प्रेशर बढ़ा है, और इसी दौरान जो है वो सदर इब्राहिम रईसी ने मजम्मत की है कि जो पाकिस्तान के वहाँ पे जो लोग जो शहीद हुए हैं कल, बहुत से मामलों पे बहुत से मुल्कों ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है, उनमें पाकिस्तान भी है इन दिनों में, और वो ईरान के हवाले से नहीं और कई हवालों से खारजी महाज पे, कि ये जो बड़े कॉजेज़ हैं उन पे कोई असर ना पहुँचे। और इसके बाद जो है ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि ये इतना मैंने कभी स्टांस नहीं देखा फ़लस्तीन के लिए, और पाकिस्तान ने आइसोलेशन में बहुत से फैसले नहीं किए। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है आइसोलेशन में नहीं है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी दुनिया के जो पूरी दुनिया के साथ चल रही है, आइसोलेशन में वो मुझे नहीं पता अब कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को किसने मशवरा दिया। 3000 और मसाजिद के बारे में बात हो रही है कि शायद वो भी वहाँ पर भी पहले मंदिर थे। अच्छा जी, तो वो लेकिन वो उधर गलत तरफ जाके खड़ा हो गया, तो फ़लस्तीनियों के वो गलत तरफ हिस्ट्री के होता है ना कि अमेरिका, ये बात मैं बहुत पहले कह रहा था हूँ कि ये नेतन्याहू को थ्रो हिम अंडर द बस, ठीक है, वो ज़ेलेंस्की वाला हाल होगा, ये इधर हो गया। लेकिन साथ इधर मसला ये है कि इधर 26-27 हज़ार जो इंसानी जाने गई हैं उनका। अच्छा, अमेरिका की दूसरी में बात कर रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये अगर हम दिखा सके ना, हु फंड्स द यूनाइटेड नेशंस के जो फ़लस्तीनियों को पैसा दिया जाता है, इसकी जो एड है वो सबसे ज़्यादा अमेरिका ही दे रहा है। ये 343.9 मिलियन जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका मदद देता है, और उसके बाद फिर जर्मनी देता है, फिर यूरोप देता है। तो अब उनकी एड अगर ये बंद करते हैं इस मरहले पे तो अक़वाम में ये खोल देंगे मेरे ख्याल अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, लेकिन ज़ाहिर है इसको भी देखना है दोबारा। लेकिन आप देखें कि ये पूरी दुनिया मदद करती है, और इसमें जो है ये फ़लस्तीनियों की मदद करने में आप देखें यूरोप ऊपर है, स्वीडन ऊपर है, नॉर्वे ऊपर है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, फिर उसके बाद ऊपर है तो मतलब ये वाले, लेकिन अमेरिका सबसे ऊपर है इसमें। और ये जो है ये एक तवील अरसे, तो अब ये ज़ाहिर है कि इनकी इमदाद खोलनी पड़ेगी और ये रिबिल्ड करेंगे मुत्तहिदा अरब अमारात। देखिए ना, हर मुल्क ने अपना रोल इसमें प्ले किया, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग जो हैं आगे जाके ये उसको बिल्ड करेंगे, इनकी फ़ौजें वहाँ पे होंगी अमन की, और ये मुआहदा आगे बढ़ रहा है तेज़ी के साथ। और उसके साथ ही जो दूसरी बात मैंने कही कि ये देखें, जब ये सीज़फायर हुआ था ना नवंबर में, जो जिसको इसराइल ने तोड़ दिया ज़मीनी हमला करके कि हम इसको 4 दिन में ऐसे चुटकी बजाते ख़त्म कर देंगे, और जिसमें आप ये देखें तारीख़ याद रखती है और भूलती नहीं है मामलात को। जो सेक्रेटरी डिफेंस का स्टेटमेंट था
कि स्ट्रेटेजिक डिफीट होगी, ये आप कभी अर्बन एरियाज के अंदर, यानी देखें सेक्रेटरी डिफेंस जो लॉयड ऑस्टिन का बयान, अब उनकी स्टेटमेंट एक्सपीरियंस, उन्होंने कहा मैं इसके खिलाफ हूँ, बस उसके बाद सेक्रेटरी डिफेंस पीछे हटे, ठीक है, और एक स्टेटमेंट देके पीछे हट गए कि ये ग्राउंड ऑफेंसिव के मैं अगेंस्ट हूँ। तो लोगों की उधर लॉबी जो 4-5 लोग उधर भी तो शायद की दलदलें घूम रही हैं ना, तभी तो ये रौला रप्पा पड़ा हुआ है सारा। तो वो जो है वो अब ये अगर काम पहले, अच्छा जब सीज फायर हुआ था ना, जब इन्होंने हमास ने सीज फायर किया था, एक जुमला सिर्फ कहूँ, जब सीज फायर किया था और रिहाई हो रही थी और इसराइल ने कहा नहीं हम ख़त्म करके ज़मीनी ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू कर रहे हैं, तो उस दौरान हुतीज़ का भी हमले कम हो गए थे, तकरीबन बंद कर दिए थे उन्होंने, हिजबुल्लाह के साथ भी सब रुक गए थे कि ये इसराइल ने तोड़ा मामला कि नहीं अब फिर कतर में मलबा डाल दिया। अभी चंद रोज़ पहले वो नेतन्याहू की टेप आउट कर दी, फिर वो जनाब इसके इजिप्ट के मत्थे लगे, फिर किसी के पे कभी सारे मुल्क इस वक्त जो है ना खामोशी के साथ कि बस सीज़ फायर हो, सीज़ फायर हो, और सीज़ फायर हो गया अगर इस माहौल के तहत पहले तो हो गया, वरना इसराइल जंगी जराइम की अदालत में 1 महीने बाद खड़ा है। सीज फायर को उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया, जंगी जराइम में तो खड़ा कर दिया हुआ है ना, तो एक उधर से फंदा है और उससे पहले ही यहाँ बात कर लें तो हो सकता है कोई बचत हो जाए, वरना ये है कि साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास हो रहे हैं, अरब लीग के इजलास हो रहे हैं सारे, तो ये एक इतना ये तारीख़ी लम्हात ऐसे हैं कि उसके नतीजे में अच्छा मैं इसमें सिर्फ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एक बात और कह दूँ उसमें कि ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो वेस्टर्न अफ्रीका है उसके 3 मुल्क आज वहाँ पर जो ये इत्तेहाद बना हुआ था, यानी ये वो मुल्कों की, मैं उन मुल्कों की बात कर रहा हूँ जो मुल्क हिस्सा थे ये वो मुल्क थे जहाँ पर फ्रांस मौजूद था और यहाँ पे बगावतें थी। अगर हम नक्शा दिखा सकें वेस्टर्न अफ्रीका का, माली, बुर्किना फासो और नाइजर, तो इन तीनों मुल्कों ने आज जो है वो अपने आप को अलग करने का ऐलान कर दिया है कि हम इकोवास के मेंबर नहीं हैं, और ये मुल्क हो सकता है इकट्ठे हो जाएं, ये तीनों मुल्क इकट्ठे होकर एक फेडरेशन बना दें। और जो इकोवास का इत्तेहाद था जिसको नाइजीरिया लीड कर रहा था और जो एक तलखी पैदा हुई थी, और उसमें अगर हम दिखा सकें उस इकोवास के जो ममालिक हैं उसमें नाइजर, बुर्किना फासो, बेनिन, नाइजीरिया, टोगो, घाना, ये बड़े इंपॉर्टेंट, ये वेस्टर्न अफ्रीका है। और यहाँ से फ्रांस की फ़ौजों का इनकलाब हो गया था और एक मरला ऐसा आया था कि बिल्कुल जंगें खड़ी हो गई थी आमने सामने, ये पूरा वेस्टर्न। तो ये 3 मुल्क जो हैं इन्होंने अपने आप को अलहदा करने का ऐलान किया है कि हम इकोवास के मेंबर नहीं हैं, तो और हम हो सकता है इकट्ठे हो जाएं, और ये वो जगह है जहाँ पे रशिया और चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तो ये अब अमेरिका ने देखना है सारी चीज़ें, बहुत सारी पॉलिसीज़ को अगर देखें, मैंने आपसे कहा ना कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ही को ये इनको पैसे सबसे ज़्यादा फ़लस्तीनियों की हेल्प भी हो रही है जी, लेकिन साथ वो नेतन्याहू को भी डालो मत। लेकिन अब एक ऐसी जगह आ गई है, मेरा ख्याल है कि अब इसका फ़ैसला होने जा रहा है और हमें सीज़ फायर का इंतज़ार करना चाहिए, और उसके बाद एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम आने वाले दिनों में किस तरह होता है। तारीख़ी लम्हात हैं ये जो टॉक्स हो रही हैं ना, ये इस वक्त इसमें हार्ड लाइनर्स भी हैं, इसमें जो है वो जो मीडिएटर्स हैं, दरमियान में मुल्क बैठे हुए हैं, लोग बैठे हुए हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट दौर है ये। तो मेरा ख्याल है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि दुनिया के लिए अमन और सुकून के साथ बात आगे बढ़े, और ये जो तवील जद्दोजहद आज़ादी है फ़लस्तीनियों, उनको रियासत मिले। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।